दोस्तों आजकल ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर का यही सवाल है कि अगला मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा है। देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे नहीं जाते हैं बल्कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब हमारी पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है HSCL लिमिटेड। अब यहाँ पे 2017 से इतनी बड़ी गिरावट के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया, जिसके बाद ये स्टॉक ने वहीं पे बॉटम बनाया और उसके बाद वहाँ से रिवर्जन देखने को मिला। देखिए, सर्टेन स्टॉक मार्केट में सर्टेन स्टॉक्स में वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी एंड साथ ही साथ कुछ स्क्रीन फिल्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ हम डिटेल में स्क्रीनर के साथ डिस्कस करने वाले हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह का कोई भी, जैसे टेलीग्राम्स वगैरह में आपको दिख जाते हैं, कोई भी यहाँ पे बाई या सेल कॉल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो HSCL पर हम इस पर्टिकुलर चार्ट पर वापस आएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो में जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो करीब 43 रुपये 87 पैसे के आसपास निकल के आ रही है एंड यहाँ पे करीब 1440% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई भी अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश ये है कि स्टॉक प्राइस में रीसेंट हाई से गिरावट के बावजूद 1400% का रिटर्न्स मैटर करता है इन्वेस्टमेंट में। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको सिंपल से फ्रेमवर्क से हमें समझना होता है एंड वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत काम की होती है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में विनिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, खासतौर पे मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे सामने दो बातें होती हैं। एक तो होता है स्टॉक का प्राइस, दूसरा होता है उसके फंडामेंटल्स। अगर हम सिर्फ प्राइस पर जाते हैं तो फिर वहाँ पे मल्टीबैगर की अहमियत कम हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में प्राइस इज व्हाट यू सी बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो विनिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, ये हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं फेस टू फेस इन्वेस्ट IQ ट्रेड IQ के सेशन में, जहां पे इन्वेस्टिंग कॉन्सर्ट हो रहा है 4 एंड 5 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में। जस्ट इन केस आप बेंगलुरु में हैं तो मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर डेट्स को और साथ ही साथ जरूर से जरूर आइए वहाँ पर, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग के बारे में भी बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आपको सिखाने वाले हैं। तो 2 दिन का यहाँ पे कंसर्ट है, जरूर से जरूर आइए एंड आप हमसे इन पर्सन वहाँ पे मीट भी कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे HSCL में आप देखिए 2017 के बाद से गिरावट हो रही थी। अब जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, प्राइस यहाँ से 180 रुपये से गिरता हुआ 35-36 रुपये पे आ जाता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर यहाँ पर बातें करना छोड़ देते हैं कंपनी के बारे में। अब HSCL इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ आते आते ऐसा क्या हुआ, चीज़ें क्या हो रही थी, सेल्स में उनके क्या इंप्रूवमेंट हो रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही थी, ये सब चीज़ें देखे बिना, उनका बिजनेस देखे बिना और फ्यूचर ग्रोथ देखे बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है HSCL, जिसपे कि आप देख सकते हैं कि सर्टेन इम्प्रूवमेंट हुए हैं या नहीं। तो बिजनेस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड बिजनेस कैसे समझते हैं, बिजनेस हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि हम स्क्रीनर में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। उन पैरामीटर्स को देखते हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बिजनेस को देखते हैं, यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आप देखिए HSCL के, आज के नहीं बहुत पहले से लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रही है। टायर के लिए इनके केमिकल्स हैं, डिफेंस सेक्टर, एल्यूमिनियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन केमिकल, पेंट्स एंड प्लास्टिक के लिए यहाँ पे केमिकल्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए, पावर सेक्टर के लिए वुड प्रिजर्वेटिव ऑयल्स, तो यू नेम इट यू हैव इट, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो B2B सेगमेंट के तहत जो भी कंपनियां, मान लीजिए ऑटो सेगमेंट की कंपनियां, अगर वो प्रोग्रेस करती हैं तो ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं से ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। पेंट सेक्टर प्रोग्रेस, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस हमारे लिए बहुत मैटर करता है जब भी हम एनालिसिस करते हैं। खासतौर पे मल्टीबैगर की बात करते हैं कि मल्टीबैगर कोई स्टॉक बनेगा या नहीं। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है, बट बेस्ड ऑन सर्टेन सिनेरियोज हम देखने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2015 में क्या हुआ, 1400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था लेकिन कंपनी लॉस मेक कर रही थी। 2016 में 1182 करोड़ का सेल्स था लेकिन कंपनी लॉस मेक कर रही थी। उसके बाद हुआ टर्न अराउंड, 82 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एंड 1341 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास सेल्स आया। 2017 के बाद से 2020 तक आप देखिए तो कहीं ना कहीं से सेल्स में ग्रोथ हुई, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुई, लेकिन प्राइस क्या हुआ, गिर गया। और यही स्मार्ट मनी आता है
सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड अगर ठीक ठाक चल रहा है किसी कंपनी का, डाटा में सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन प्राइसेस गिरने लग रहे हैं, तो प्राइसेस अगर जेन्युइन रीजन से गिर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तहत जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो पिच इन करते हैं और स्मार्ट मनी वहीं पे आता है। हालांकि कुछ कंपनियां राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे निकल जाती हैं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके 50,000 का नुकसान हो गया। देखिए, हम यहाँ पे किसी भी तरह का आपको टिप्स देने नहीं आते कि आप ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। डिसीजन आपका होता है भाई, पैसा आपका है, मैं क्यों डिसीजन लूँ। तो आपको डिसीजन लेना होता है। हमने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है राजेश एक्सपोर्ट्स में। डज दैट मेक मी लॉस मेकिंग इन्वेस्टर? नो, राइट। लॉस लेना सबको समझना चाहिए, सबको आना चाहिए। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स लॉस लेते हैं, तो ये ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। LIC ने 10% का स्टेक ले रखा है, तो क्या वो खराब हो गई या अच्छी हो गई ये डिसाइड नहीं करता, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करिए, बट इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, पोर्टफोलियो साइज कितना है आपका, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये फिलहाल हम फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बट जस्ट इन केस चीज़ें जो अगर आप देख रहे हैं, राइट, दैट डज नॉट मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। कि मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ तो आप जा रहे हैं उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। और यही रीजन है कि सेबी 2024 के बाद से, इनफैक्ट अगस्त 2024 के बाद से बहुत तरह के स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स लेके आती है और आप ही लोगों के लिए लाती है ये सब चीज़ें, ताकि आप चीज़ों को समझो और सीखो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करो। अगर इसके बावजूद भी आप लोग सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो चीज़ों को समझिए, बिजनेस को समझिए, फंडामेंटल्स को समझिए, एंड देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे HSCL के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो देखिए, जून 2023 में 45% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 51-52% पब्लिक थी और यहाँ पे 3% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। देखिए, इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ से आपको मिलेगी। प्रोमोटर, कंपनी का मैनेजमेंट मतलब प्रोमोटर कह सकते हैं हम। कुछ कंपनियों में प्रोमोटर 0 होते हैं, बट वहाँ पे भी मैनेजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर्स, मैनेजमेंट जो कंपनी का है उसके डिसीजंस क्या हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कर रही है, उसके प्लान्स क्या हैं, वो क्या बिजनेस इंप्रूवमेंट करना चाहती है अगले 4-5 सालों में, क्या रोड मैप है, ये सब उनके मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को इंटैक्ट करके रखे हैं या नहीं, क्या प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें अगर FIs एंड DIs हैं तो वो क्या अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसा रह रहा है, क्या पब्लिक भरी हुई है स्टॉक में, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे ही सही प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक निकल रही है। शेयर प्राइसेस जब गिर रहे हैं तो पब्लिक निकल रही है, शेयर प्राइसेस जब एकदम ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाते हैं तो पब्लिक वहाँ पे घुसने लगती। तो ये साइकिल समझना चाहिए हमें, और समझते हैं तो ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हाँ भाई किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे HSCL के फंडामेंटल्स आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड 0.12%, कंपनी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी 0.16 के आसपास है। पित्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10% के आसपास रहा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 46 के आसपास देखने को मिल रहा है। PG रेशियो हालांकि 0.98 है। तो प्राइस एक जगह, वैल्यूएशंस एक जगह। प्राइस इज वॉट यू सी, वैल्यू इज वॉट यू गेट। तो हमेशा वैल्यूएशंस को जज करने की कोशिश किया करिए, ना कि प्राइस को देखिए। और प्राइस अगर गिर गया है रिसेंट ऑल टाइम हाई से 40-50%, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं स्क्रीनर पर। तो हमने क्या डिस्कस किया, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 12 एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 12। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया, कंपनी के मैनेजमेंट, राइट। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा एंड प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 40। सो बेसिकली प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 40 की मीन्स हम ये एक क्राइटेरिया दे रहे हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट वहाँ पे होने चाहिए। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग 0 होती है, कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनियाँ हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो वहाँ पे एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 40 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न
ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो कंपनी कैपिटल है उसके पास, वो उस पर रिटर्न्स कैसे जनरेट कर रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 18, एंड हम कहते हैं डेट टू इक्विटी। यहाँ पे डेट टू इक्विटी जो है लेस देन 1 जनरली होता है, राइट। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि कंपनी के पास डेट थोड़ा सा कम रहता है। मान लीजिए मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस में मैंने 1 लाख का लोन ले लिया। अब उस 1 लाख को लोन भरने के लिए मैं सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्स जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो लोन को भरने में ही चला जा रहा है, रीपे करने में ही। तो ऐसे में मैं क्या अर्न करूंगा, क्या अपने एम्प्लॉयज़ को दूंगा और क्या ग्रो करूंगा। तो कंपनी के ग्रोथ पाथ पर डेट बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है अगर डेट बहुत ज़्यादा होता है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी लेस देन ये 0.3 है, नॉट ग्रेटर देन। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब कंपनी अपने डेट को कितने बखूबी जो है, कितने एफिशिएंटली ख़त्म कर सकती है, इसको हम करेंगे लेस ग्रेटर देन 1। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे हम 3 इयर्स ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अब ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास जो एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे कुछ रह रहा है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए, राइट, जेब में कुछ तो आना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 हमने कर दिया। एंड इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000, ठीक है। इसके पहले अगर हम इस क्वेरी को जस्ट रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 284 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब देखिए अगेन किसी तरह की जो कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। 284 कंपनियां, आप एक एक कंपनी की एनालिसिस करने लग जाओगे। इवन आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, क्लाउड का, कहीं कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल, आपको घंटों तो क्या महीनों लग सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक कंपनियों की बारीकी से हमें एनालिसिस करनी होती है। जस्ट बिकॉज कि कहीं कोई लिस्ट दे दिया किसी ने, हम जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, डज नॉट मेक सेंस इन द मार्केट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़। 1000 करोड़ क्यों, 1000 करोड़ का मतलब है कि कंपनी थोड़ी बहुत स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का मार्केट कैप है एंड 50-100 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, 2 करोड़ 10 करोड़ का मार्केट कैप है, 4-5 हज़ार का शेयर प्राइस ही चल रहा है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो आजकल यूट्यूबर्स ही खरीद लेंगे। पूरी की पूरी कंपनी जो है स्टेबल होनी चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000, तो इसको अगर हम रन करते हैं तो करीब करीब 184 कंपनियां यहाँ पे निकल आती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स किसी फिल्टर से नहीं आते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस, कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, हेल्दी बैलेंस शीट एंड रीजनेबल वैल्यूएशन से बनते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंस से बनते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो ऑलवेज बिजनेस को समझिए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले, एंड फंडामेंटल्स जरूर से जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। और जस्ट इन केस अगर आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो आप एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। हम एंजल वन के ऑथराइज पार्टनर हैं। तो आपको किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी आपको मदद चाहिए या इश्यूज आ रहे हैं तो हम आपको राइट पर्सन्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही साथ इन्वेस्ट IQ एंड ट्रेड IQ का जो भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सर्ट है 4 और 5 जुलाई को बेंगलुरु में, वहाँ जरूर से जरूर आइए। तो मिलते हैं, टेक केयर।